डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग पहले टॉपिक के बारे में पहले चैप्टर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो चैप्टर दूसरा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है और चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो शुद्ध हैं। ठीक है, देखेंगे इससे संबंधित कुछ परिचय जान लिया जाए, तब जाकर आगे जाना जाएगा। देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत से पदार्थ देखने को मिलता है, जिनमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो शुद्ध होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अशुद्ध होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें शुद्ध और अशुद्ध जो जानना है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानना है। एक साधारण व्यक्ति जो है को अगर कोई वस्तु दे दिया जाए तो उसकी शुद्धता जो है उसमें पाए जाने वाले केमिकल पदार्थ के आधार पर करेगा कि उसमें बहुत से अगर केमिकल पदार्थ है तो कोई साधारण व्यक्ति उसको अशुद्ध पदार्थ कहेगा, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका कुछ अर्थ अलग निकलेगा। ठीक है, तो देखेंगे कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ पे हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानना है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध है और कौन सा पदार्थ अशुद्ध है। साधारण व्यक्ति जो सोचता है उसके अनुसार नहीं जानना। ठीक है, अगर दूध दे दिया जाए, अगर एक सामान्य व्यक्ति को दूध दे दिया जाए और पूछा जाए कि यह दूध जो है क्या शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो वो साधारण व्यक्ति जो कहेगा वो कहेगा कि दूध शुद्ध है। ठीक है, दूध क्या है, शुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर वही वैज्ञानिक को दे दिया जाए तो वैज्ञानिक कहेगा कि दूध जो है अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध इसलिए है क्योंकि दूध एक प्रकार का मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है, और इसमें जल पाया जाता है, वसा होता है और भी विभिन्न प्रकार के केमिकल इसमें घुले होते हैं। ठीक है, इस कारण दूध जो है अशुद्ध है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। लेकिन वही अगर सामान्य व्यक्ति को दे दिया जाए तो दूध को क्या कहेगा कि दूध शुद्ध है, भाई उसे खाया जाता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है, दूध अशुद्ध है। उसी प्रकार अगर वायु है, वायु जो है, वायु एक प्रकार का मिश्रण है। अगर एक साधारण व्यक्ति को दे दिया जाए तो वायु को कहेगा कि शुद्ध है, क्योंकि उससे हम श्वसन क्रिया करते हैं, तुम्हारे फेफड़ों में जाता है और भाई ये शुद्ध है, तभी जाकर हमें कहीं हानि पहुंचाता नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वायु जो है अशुद्ध है, क्योंकि वायु जो है एक मिश्रण है और में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, मिली होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और भी तमाम गैसें इसमें घुली होती हैं। ठीक है, इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वायु क्या है, अशुद्ध है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार अगर घी दे दिया जाए, ठीक है, अगर घी दे दिया जाए, शुद्ध घी दे दिया जाए और एक सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि घी क्या शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो वो व्यक्ति कहेगा कि यह शुद्ध पदार्थ है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घी क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के वसा के अणु पाए जाते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अशुद्ध है। तो फिर शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, तो शुद्ध पदार्थ जो होता है वह पदार्थ होता है जिसमें पदार्थ में पाए जाने वाले अणु अथवा कण जो होते हैं समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें उपस्थित कण या अणु जो होते हैं समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। ऐसे पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक बार और इस डिफिनेशन को बताएंगे। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिसमें उपस्थित अणु या कण जो होते हैं समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे जल, जल देखेंगे शुद्ध पदार्थ होता है। जल क्या है, जल जो है शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि जल में जो अणु पाए जाते हैं H2O, जल के क्या होते हैं
जल के देखेंगे H2O अणु होते हैं। यह H2 अणु बहुत से होते हैं और सबकी रासायनिक प्रकृति एक समान होता है, कहीं भी अंतर नहीं होता है। इसलिए जल क्या है? शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर। ठीक है। इसके अलावा चीनी जो होता है ये भी शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि इनके भी जो अणु होते हैं या चीनी में पाए जाने वाले जो कण होते हैं वो समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। जैसे ये होता है O6 होता है ना, ये। ठीक है, तो ये चीनी का अणु सूत्र है। देखेंगे कि इसमें भी इनके अणु जो होते हैं या कण जो होते हैं समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए चीनी भी शुद्ध पदार्थ है। लेकिन ये सभी के सभी क्या है? मिश्रण। याद रखिएगा, ये सभी के सभी मिश्रण है। दूध, वाई, घी जो है ये सभी के सभी मिश्रण है और इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकृति वाले रासायनिक पदार्थ या उनके अणु जो होते हैं मिले होते हैं। इसलिए इनकी प्रकृति जो है समान प्रकार की नहीं होती। इनमें जो भी अणु पाए जाते हैं या कण पाए जाते हैं वो समान रासायनिक प्रकृति के नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए ये क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। जबकि जल है, चीनी है, ये क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, या ये भी क्या है? ऑक्सीजन भी शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, लोहा शुद्ध पदार्थ है। लोहा क्या? शुद्ध पदार्थ है। चांदी शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो ये सोना शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, लेकिन सोना में कौन सा, अगर गहना है, गहना जो बनता है, गहने जो बनाए जाते हैं वो सोना शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। दूसरे प्रकार के भी उसमें धातु पिघला कर डाले जाते हैं। जो 24 कैरेट का सोना आता है, शुद्ध आता है, वो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएगा। ये याद रखिए। ठीक है, अगला देखेंगे, शुद्ध पदार्थ हो गया। अब शुद्ध पदार्थ जो है देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ जो होता है इसमें जो भी अणु पाए जाते हैं उन अणुओं की रासायनिक संगठन जो होता है निश्चित होता है, स्थिर होता है और उन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग एक या एक से अधिक घटकों में अलग नहीं किया जा सकता है। इसका एक और डिफिनीशन बता देते हैं शुद्ध पदार्थ का। शुद्ध पदार्थ का एक और डिफिनीशन जान लिया जाए कि शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके अणुओं की रासायनिक संगठन निश्चित होता है या स्थिर होता है और उनके अणुओं को भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं। उनके अणुओं को भौतिक विधियों का प्रयोग करके अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे देंगे, जल है, जल का अणु सूत्र H2O होता है। तो जल को अगर हम चाहें कि ऑक्सीजन को अलग कर दें, हाइड्रोजन को अलग कर दें, ठीक है, तो अगर इसको हम भौतिक विधियों का उपयोग करके अलग करना चाहें तो इनके जो अणु होते हैं अलग अलग नहीं हो पाएंगे। हाइड्रोजन अलग नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इसे गर्म करते हैं तो जल वाष्प में बदल जाएगा और जल वाष्प में जब बदलेगा तब भी उसका अणु सूत्र क्या होता है? H2O ही होगा। अगर जल को ठंडा कर दें तो बर्फ में बन जाएगा, तब भी उसका अणु सूत्र क्या होता है? H2O होता है। यानी बर्फ है, जल है, जल वाष्प है, तीनों का अणु सूत्र H2O होता है। इनकी केवल अवस्था परिवर्तित हो रही है, इनकी अणुओं की संरचना में कहीं भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस प्रकार जो भी शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके अणुओं को
भौतिक विधियों का प्रयोग करके अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। या उनके घटकों को भौतिक विधियों का प्रयोग करके अलग नहीं कर सकते हैं। तो शुद्ध पदार्थ की यह सबसे विशिष्ट गुण होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, शुद्ध पदार्थ का उदाहरण बता ही दिए हैं, अभी 2-4 बताएं। अब आगे देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ जो है ये मिटा देते हैं। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले पदार्थ से निकाला जाए। पदार्थ से ठीक है, एक होगा शुद्ध पदार्थ, दूसरा जो होगा अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं प्योर सबस्टेंसेस कह सकते हैं या प्योर मैटर भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए शुद्ध पदार्थ भी जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है तत्व होता है, एलिमेंट कहते हैं, तत्व। दूसरा यौगिक होता है, कंपाउंड। इसको प्योर सब्सटेंस लिख दिया जाए। और इसको इम्प्योर। ठीक है, तत्व जो होता है, एलिमेंट जो होता है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, यहां पे लिख देते हैं। धातु, ठीक है, इसको मेटल कहते हैं। अधातु, नॉन मेटल, और तीसरा जो होता है उपधातु होता है, इसको मेटलोइड कहते हैं। मेटलोइड कहते हैं। यौगिक भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक जो होता है, ठीक, यौगिक एक ही होगा। ठीक, यौगिक एक ही होगा। हाँ, अशुद्ध पदार्थ में देखेंगे, अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत मिश्रण आता है। क्या आता है? मिश्रण आता है, मिक्सचर कहते हैं। मिश्रण आता है, और मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक जो होता है वो होता है समांगी मिश्रण, जिसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और ये जो होता है विषमांगी मिश्रण, इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये ना, इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, पदार्थ के अंतर्गत 2 आते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक अशुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, तत्व है, यौगिक है। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, एलिमेंट, मेटल, अधातु, नॉन मेटल, उपधातु, मेटलोइड। यौगिक है, कंपाउंड कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ को के अंतर्गत मिश्रण आता है, और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण
होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा जो होता है विषमांगीय मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन्हीं के बारे में हम एक एक करके डिटेल अध्ययन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें पहले शुद्ध पदार्थ से। तो शुद्ध पदार्थ का हम परिभाषा दे चुके हैं, डेफिनेशन बता चुके हैं, ठीक है। तो यही से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस। देखेंगे शुद्ध पदार्थ जो अभी मैं बताया हूँ इसे दो भागों में बांटा गया है, तत्व है और यौगिक है। तो पहला उसमें से हम लोग तत्व पढ़ेंगे। तत्व क्या है, तत्व क्या है, ठीक है। तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट। तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए वे पदार्थ, तत्व जो होता है वे पदार्थ होता है जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है और इनके परमाणुओं के परमाणु क्रमांक जो होते हैं एक समान होते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तत्व जो है वह पदार्थ होता है जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है और इनके परमाणुओं के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। उन्हें ही हम क्या करते हैं, तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, तत्व जो होते हैं समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं और उनके परमाणु क्रमांक भी क्या होते हैं, सभी परमाणुओं का एक समान होता है, ठीक है। देखेंगे जैसे उदाहरण के रूप में तो तत्व बहुत से हैं। आवर्त सारणी जब देखेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी है, ठीक है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में अब तक 118 तत्वों की, मेंडलीव की जब आवर्त सारणी देखेंगे अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से देखेंगे कि इन 118 तत्वों में से 9 तत्व जो होते हैं भूपर्पटीय होते हैं। भूपर्पटीय मतलब पृथ्वी की जो सबसे आउटर लेयर होता है, बाहरी लेयर होता है, ठीक है, उसको हम भूपर्पटीय लेयर कहते हैं, उसमें पाया जाता है, ठीक है। 9 तत्व जो होते हैं इन 118 में से बता रहे हैं, थोड़ा ये डीप बातें हैं। हाँ, 9 तत्व जो होते हैं वो भूपर्पटीय, ठीक है। 9 तत्व जो है भूपर्पटीय होते हैं, यानी पृथ्वी की जो बाहरी लेयर होता है उसमें मृदा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से 9 तत्व हैं ये जान लिया जाए। देखिए ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, ठीक है। इसके अलावा आयरन है, मैग्नीशियम है, ठीक है, और कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है और हाइड्रोजन। ये काउंटिंग करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 तत्व हैं जो भूपर्पटीय होते हैं, पृथ्वी के सबसे आउटर लेयर में पाए जाते हैं, बाह्य लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। इन 118 में से, जिनमें से देखेंगे कि इनमें भी देखेंगे कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं। जैसे ऑक्सीजन क्या है, अधातु, ठीक है, क्या है, अधातु है, ठीक है। और सिलिकॉन भी अधातु के अंतर्गत आ जाएगा, बाकी सब धातु है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो भूपर्पटीय पृथ्वी का भाग है उसमें पाए जाने वाले 9 तत्वों में से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अधातुओं में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अधातुओं में मैं बता रहा हूँ, अधातुओं में ऑक्सीजन और धातुओं में एल्युमिनियम, ये याद रखिएगा। धातुओं में एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और अधातुओं में कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में होता है भूपर्पटीय भाग में, ठीक है। ये तो 9 हुए, ठीक है। अब आगे देखेंगे
कि 118 तत्वों में से 92 तत्व ऐसे होते हैं, देखेंगे 92 तत्व ऐसे होते हैं, 118 में 92 तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं और प्रकृति द्वारा हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। और शेष जो बचते हैं वो या तो रेडिएक्टिव होते हैं, रेडिएक्टिव नेचर के होते हैं, अथवा मानव निर्मित होते हैं, मानव द्वारा वो धातु बनाया जा सकता है। यानी शेष कितने बचते हैं? 26 होंगे। 26 तत्व जो होंगे, 26 तत्व, ये 26 तत्व जो होंगे या तो मानव द्वारा निर्मित किया जा सकता है या ये रेडिएक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है, रेडियोधर्मी होते हैं। तो इनमें से भी देखेंगे, इन 92 तत्वों में से 11 तत्व ऐसे होते हैं, ठीक है, जो 11 तत्व ऐसे होते हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इन 92 तत्वों में से 11 तत्व ऐसे होते हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, यानी गैस, इसका वास्तविक अवस्था जो होता है, रियल स्टेट जो होता है, वो गैसियस होता है, गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस के रूप में पाए जाते हैं, सदैव ही गैस रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो देखेंगे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियान है, ठीक है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ठीक है, ज़ेनान है और रेडान, ठीक है। ये जो है रेडान, ये रहा। फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये रहा। एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को लेते हैं, नाइट्रोजन होगा, ये रहा। हाँ, ये देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे तत्व हैं जो जिनकी वास्तविक अवस्था जो होता है गैसियस होती है, गैस रूप में ही पाए जाते हैं। हीलियम, अच्छा, हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान और रेडान, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ये सभी के सभी गैस है, गैस रूप में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आवर्त सारणी में देखेंगे कि 2 ऐसे तत्व हैं जिनकी वास्तविक अवस्था जो होता है लिक्विड अवस्था होता है, ठीक है, लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, यानी द्रव अवस्था में ही पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? ब्रोमीन और पारा होता है, ठीक है, ब्रोमीन, Br और Hg, ये दोनों जो हैं द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। इसके अलावा देखेंगे 2 ऐसे, आवर्त सारणी में 2 ऐसे तत्व होते हैं जिनका गलनांक जो होता है रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अधिक होता है। अगर इन तत्वों को हाथ पर रखा जाए, हाथ के हथेलियों पर रखा जाए, तो बॉडी टेम्परेचर पर ही वो पिघल जाते हैं, स्मेल्ट कर जाते हैं, ठीक है, यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। वो कौन कौन से हैं? तो गैलियम है और सीजियम है। कौन है? गैलियम और सीजियम, ये याद रखिएगा। गैलियम और सीजियम, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बहुत ही कम होता है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अधिक होता है, ठीक है। अगर हाथ को रखा जाए तो बॉडी टेम्परेचर से ही पिघल जाते हैं, ठीक। तो ये रहा तत्वों के बारे में मैं बताया हूँ कि तत्व क्या है, ठीक है। कितने तत्वों की अभी तक खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से मैं बताया हूँ कि 9 तत्व भूप्रकृति होते हैं, ठीक है। 92 तत्व जो है प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, नेचर ही उसको बनाता है, ठीक है। शेष रेडियो एक्टिव होते हैं, इसके साथ साथ मानव निर्मित होते हैं, जिनमें से 11 तत्व जो 92 जो तत्व हैं प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं, उनमें से 11 तत्व जो ऐसे होते हैं जो गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं, 2 ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और 2 ऐसे होते हैं जिनका गलनांक रूम टेम्परेचर से
थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, तो ये रहा तत्वों के बारे में। थोड़ा सा तत्वों के बारे में ही थोड़ा सा और जान लिया जाए, तत्वों के बारे में ही थोड़ा सा और जान लिया जाए, इनकी पृष्ठभूमि जान ली जाए कि तत्वों की खोज भाई कैसे हुई, इसका नाम कैसे पड़ा, नामकरण कैसे किया गया, कौन किया, ये जान लिया जाए। तो देखेंगे तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट बायल ने किया था। रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक, रॉबर्ट बायल 1661 ईस्वी में, रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक ने 1661 ईस्वी में इसका नाम तत्व रखा, तत्व शब्द का प्रयोग किया। तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बायल ने किया। ठीक है, फिर फ्रांस के वैज्ञानिक लेवाइजियर ने तत्व की परिभाषा बताया। सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा जो है लेवाइजियर ने ही बताया। ठीक है, और तब से यह इसी रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि तत्व जो है पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक विधियों द्वारा या रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। एक बार और इसको डिफाइन करेंगे कि तत्व जो है पदार्थ का वह मूल भाग होता है, ठीक है, या रूप होता है जिसे हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा या रासायनिक क्रियाओं द्वारा उनके सरल भागों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ये लेवाइजियर महोदय ने इसको डिफाइन किया, तत्व को डिफाइन किया इस प्रकार। ठीक है, तो ये रहा तत्व। अब देखेंगे कि तत्व जो होता है, तत्व जो होता है तत्व 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो आप लोग से हम अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग पहले पीरियोडिक टेबल खरीदिए और उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं, मैक्सिमम तत्वों का संकेत, जैसे हाइड्रोजन का H होता है संकेत, ठीक है, उनके परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और उनके द्रव्यमान संख्या भी याद कर ले तो बेहतर ही होगा। द्रव्यमान संख्या जो होता है 1.008 होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में ही याद कीजिएगा, एक ही मानिएगा। तो जितने भी तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके संकेत, उनके परमाणु क्रमांक और उनके द्रव्यमान संख्या याद कर लीजिए। अगर ये याद कर लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री आएगी। देखेंगे क्लास में जब भी पढ़ाया जाता है तो उनमें से बहुत ही कम ही ऐसे बच्चे हैं जो केमिस्ट्री को ठीक प्रकार से समझ पाते हैं। बाकी 60 बच्चे जो हैं केमिस्ट्री से बड़ा दूर भागते हैं। इसका रीजन है क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती है। अगर जिसको बेसिक चीज़ें समझ में आ रही है और याद किया है बेसिक चीज़ें, तो आगे केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे अब बेसिक चीज़ों में आपको याद करना है तो तत्व के संकेत याद होना चाहिए। भाई सोडियम का Na होता है, ठीक है, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca होता है, फास्फोरस का P होता है। ये सभी संकेत जब याद होगा तभी तो आगे अणुसूत्र लिख पाएंगे। जब संकेत याद होगा, परमाणु क्रमांक याद होगा, द्रव्यमान संख्या, अगर ये 3 बातें याद हैं तो आगे की बातें समझ में आएगी। क्योंकि अगर संकेत याद होगा, आप परमाणु क्रमांक याद होगा तो संयोजकता भी जानेंगे, संयोजकता निकालना भी जान जाएंगे। संयोजकता जब निकालना जान जाएंगे, बैलेंसी अगर मालूम है तो अणुसूत्र लिखना जान जाएंगे, अणुसूत्र जब लिखना जान जाएंगे तो रिएक्शन कराना भी जान जाएंगे। अगर द्रव्यमान संख्या मालूम है तो अणु भार निकालना जान जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये बेसिक चीज़ें हैं जो याद होना चाहिए। और जो अगर ये याद नहीं किया वो समझिए कभी भी केमिस्ट्री को समझ नहीं पाएगा, जीवन बीत जाएगा, केवल रटते रह जाएगा, कुछ नहीं आएगा। इसलिए बेसिक चीज़ें हैं जो कि याद होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से तत्व के जो भी भाग हैं उनके बारे में